वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आप लोगों के समक्ष एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए कि इस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन आपके प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए, मुख्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप इस सेक्शन को जरूर पढ़ेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और मेंस के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और वे कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम्स के परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसको देखते हैं। किसी भी एग्जाम को देने के लिए एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट आप यह जान लें कि जब भी कोई बैरेक्ट आप स्टार्ट करें या उसकी रीड करें तो आप ये देखें कि उस बैरेक्ट में उसका एक्ट नंबर क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा में यह एक्ट नंबर से एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का एक्ट नंबर क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो गलत करके चले आएंगे। तो आप किसी भी एक्ट का, हम केवल एसआरए की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो उसका बैरेक्ट का एक्ट नंबर देखोगे। दूसरा कहा कि यह जो है इनैक्ट कब हुआ था, 13 दिसंबर 1963 को यह इनैक्ट हुआ था। इस इनैक्ट डेट को भी आपको याद रखना है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा डेट आपको याद रखना होता है इन्फोर्समेंट डेट। तो आप देखो कि 1 मार्च 1964 को यह इन्फोर्स हुआ था। तो आप एसआरए को अगर प्रीलिम्स परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आपको यहां 3 क्वेश्चन बन गए, 3 में से एक क्वेश्चन निश्चित आना है। तो आप इस अप्रोच से अगर पढ़ोगे तब आपका पीटी क्लियर होगा। तो इसी प्रकार हम देखें कि एक्ट नंबर क्या है, इनैक्ट कब हुआ था और इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसका, यह हमने जान लिया। अब इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें डिफिनीशन क्लास है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनीशन क्लास में यह पूछ सकता है कि धारा 2 आप देखोगे जो इसके डिफिनीशन दिए गए हैं इसमें से पूछता है कि बाध्यता का न्यास को कहां परिभाषित किया गया, कई बार पूछा गया है। इस न्यास को, न्यासधारी को, ये इसके आपके पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सेक्शन में या सेक्शन 2 के किस सब क्लास में, किस पैरा में यह दिया गया है। तो आप इन सेक्शन को, आप डिफिनीशन क्लास को एक बार पढ़ लोगे। अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन, इसमें सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन 4 बताता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पर सिविल अधिकार यानी केवल सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे, सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए होगा, न कि दांडिक विधियों के प्रवर्तन के लिए। यानी आप जान लो कि एसआरए का जो पर्पज है वो दांडिक विधियों के लिए नहीं है बल्कि केवल सिविल विधियों के लिए है, और वह भी केवल जो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। क्योंकि नाम ही क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी इसमें और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है दोनों में। इसमें जिस कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी कार्य का परफॉर्मेंस होता है, जबकि आप जानते हो कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के थ्रू अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो आप इसके लिए क्या होगा, आपको कंपनसेशन देना होगा, प्रतिकर देना होगा। लेकिन इसमें वही कार्य आपसे परफॉर्मेंस कराने को न्यायालय आदेश देगा, इसीलिए इसका नाम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है। तो यह जो है धारा 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला जो सेक्शन है, आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इन दोनों को समझ लो कि सेक्शन 5 और 6 में अस्थावर संपत्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है, और 7 और 8 में, धारा 7 और धारा 8 में मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को, दूसरे व्यक्ति को उसके अस्थावर संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना बेदखल कर देता है तो वह व्यक्ति जो अपनी अस्थावर संपत्ति से बेदखल हुआ है उसको क्या रिलीफ मिलेगा, यह धारा 5 और 6 बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के एग्जाम के लिए, और बेंस के लिए भी धारा 6 से क्वेश्चन फुल बनते हैं आपको। अब धारा 6 में कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है प्रारंभिक परीक्षा में, आप जान गए कि धारा 6 केवल अस्थावर संपत्ति के से बेकब्जा होने वाले पक्षकार को रिलीफ देती है या कब्जा दिलाती है।
जैसा कि आप जानते हो कि कब्जा विधि का 9 अंक है, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। तो धारा 6 कब्जे की बात करता है, कब्जे के प्रध्युरण की बात करता है, स्वामित्व की बात नहीं करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे, अगर आपका प्रॉपर्टी पे कब्जा है तो फिर धारा 6 उसको कब्जा दिलाएगी, स्वामित्व की बात नहीं करता है, केवल कब्जे की बात करता है। तो यह जो है कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना अस्थावर संपत्ति उसकी विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है। विधि के सम्यक अनुक्रम में अगर वो अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल होता है तब धारा 6 उस पर लागू नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी को बेकब्जा कर देता है, किसी को बेदखल कर देता है, तब धारा 6 लागू होगी। लेकिन अब ध्यान रखना है कि धारा 6 का अगर आप अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कहा कि जिस दिन आपको संपत्ति से बेदखल किया गया है उस तारीख से 6 माह के अंदर आप क्या करोगे, बाद दाखिल करोगे। इसका जो लिमिटेशन है 6 माह है। आप इस पीटी में पूछा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को जिसको उसके संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है कितने दिन के अंदर बाद संसित करना होता है, तो इसकी परिसीमा 6 माह होती है। यह एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा में पूछागा। दूसरी चीज, यह सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार आपको बेदखल करती है तो आप सरकार के विरुद्ध रीट में या इसके लिटिगेशन में आप नहीं जाओगे, यह धारा 6 बताती है। तो इस प्रकार धारा 6 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट को जब भी आप पढ़ो तो जो चीजें या जानो कि प्रारंभिक परीक्षा में किस अप्रोच से पूछा जाता है और हमें कौन सी चीज जाननी है, तो यह आप इसमें धारा 6 में देख लिए। दूसरी चीज, धारा 6 में कहा कि अगर बात पारित किया जाता है या किसी आदेश या डिक्री का न तो अपील होगी और न ही क्या होगा, पुनर्विलोकन होगा। अगर धारा 6 के तहत कोई आदेश दिया जाता है या डिक्री पारित की जाती है तो उसका न तो आप अपील करोगे और न ही पुनर्विलोकन करोगे। हाँ, तो क्या उपचार होगा, तो केवल पुनरीक्षण का उपचार होगा, जो सीपीसी की धारा 115 कहती है कि आप पुनरीक्षण, इस आदेश के विरुद्ध अगर आपको कोई बेदखल किया और आपने 6 महीने के अंदर बाद संस्थित किया और कोर्ट ने आपको रिलीफ नहीं दिया तो उसके विरुद्ध क्या करोगे, आप अपील में नहीं जाओगे, पुनर्विलोकन नहीं करोगे, तो फिर क्या उपचार होगा, तो केवल रिवीजन का उपचार होगा धारा 6 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। केवल आप समझ लो कि धारा 6 में अगर रिलीफ नहीं मिला तो रिलीफ सिर्फ या जो है रिवीजन में होगा, पुनरीक्षण में होगा, और सीपीसी की धारा 115 में बताया गया है। अगला ये कहा कि हाँ देखो, ये कहा इसका सब क्लास 4 कि इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति को ऐसे संपत्ति पर हक स्थापित करने के लिए बाद लाने से, कब्जे के प्रधुरण करने से वर्जित नहीं करेगी। यानी यह कहा कि अगर मान लो कि आपका बाद खारिज हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे, तो आप स्वामित्व को लेकर आप मुकदमा दाखिल कर सकते हो, अपने ओनरशिप को साबित करने के लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हो। धारा 6 उस पर रोकती नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट, यानी धारा 6 में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोगों ने देखा कि आप इस पॉइंट से आपको पढ़ना है। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8, यह दोनों जो है चल संपत्ति के संदर्भ में लागू होती है। जैसे 5 और 6 अचल प्रॉपर्टी के संबंध में है, उसी तरह से 6 और 8 चल प्रॉपर्टी के संबंध पे लागू होती है। क्योंकि देखा, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति की बात कर रहा है, जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो यह कई बार पूछा गया है 6 और 7 किससे संबंधित है, तो आप ये देख लोगे। यानी इंपॉर्टेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है। अगला जो सेक्शन है वह सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन किया जाता है, और आप जानते हो कि इसमें संशोधन हो गया है, 2000 में संशोधन किया गया, 2018 में संशोधन किया गया एसआरए में। तो इसको आप देख लोगे कि 2010 में पहले यह था कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करना न्यायालय के विवेक पर था, लेकिन अब विवेक का जो कंसेप्ट है उसको हटा दिया गया है। अब न्यायालय को बाउंड है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अगर इसके ग्राउंड है तो विनिर्दिष्ट पालन करने का आदेश देगा ही, यह न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि आदेश दे या ना दे। तो धारा 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार पूछा गया है कि किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन
किया जा सकता है, किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा, ये धारा 14 बताती है। तो धारा 10 प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप उसमें जो लिस्ट दिए गए हैं किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन होगा, उन लिस्ट को आप देख लोगे। और यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, मेंस में भी फुल क्वेश्चन इस पे आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं धारा 10 को लेकर। तो ये जो है आप देखोगे। अगला सेक्शन ये कहता है कि धारा 11 की दशाएं जिसमें न्यास से संबद्ध संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय होगा। जो न्यास से संबंधित है, ट्रस्ट से संबंधित है, उन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन कराना हो तो धारा 11 इसके लिए है। और धारा 12 संविदा के अगर भाग का विनिर्दिष्ट पालन कराना है, किसी पार्ट का विनिर्दिष्ट पालन कराना है संविदा का, तो वह धारा 12 लागू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी धारा 12 से क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में तो पूछा ही जाता है। तो यह धारा 11 धारा 12 देखोगे। अगली जो धारा है वह इंपॉर्टेंट धारा 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहती है कि वे संविदा जो विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय नहीं है, जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। यह धारा 14 बताती है कि किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा। यह कहा कि कौन सी संविधाएं, जिसमें वह संविधा जिसके अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर अगर यथा योग्य निर्धारित किया जा सकता है तो वह संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जाएगा। यह धारा 14 कहती है। और धारा 14 में संशोधन हो गए। यह कहा कि वह संविधा जो अपनी प्रकृति से स्वयं प्रवेश हो, यानी वह ऐसा हो कि उसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता, तो उन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जाएगा धारा 14 के थ्रू। तो आपको धारा 10 और धारा 14 दोनों देखना है कि किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन होगा, किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा। यह धारा 10 और धारा 14 में इंपॉर्टेंट है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस की परीक्षा के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट, वो कहता है प्रारंभिक परीक्षा में कि कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकता है, यानी वो पार्टी कौन कौन सी है जो विनिर्दिष्ट पालन के लिए आवेदन कोर्ट में करे तो न्यायालय वह विनिर्दिष्ट पालन उसके पक्ष में करने का आदेश देती है। यह धारा 15 बताती है कि कौन से पक्षकार विनिर्दिष्ट पालन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह धारा 15 इंपॉर्टेंट है। अगला जो है धारा 16, धारा 16 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि अनुतोष का व्यक्तिगत वर्जन या संशोधन के बाद किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं होगा। तो धारा 14 में धारा 16 भी आते हैं कि इन संविधाओं का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं करा सकते। यह धारा 16 के तहत यह बताया कि इन्हीं संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं होगा, बाकी सारी संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन होगा। धारा 16 इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आप देखें, धारा 20 में ये कहा, यह धारा 20 अब हट गया है कि विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने के बारे में विवेकाधिकार का जो पावर है वह समाप्त हो गया है। केवल कुछ संविधाओं के संबंध में जो यह बता रहा है कि धारा 20 में अब जो न्यायालय का डिस्क्रिप्शन था धारा 20 के थ्रू, वह अब ऐसा नहीं है, 2018 में संशोधन कर दिया गया है। दूसरा यह कहता है कि इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वह आप देखो धारा 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते कब परिशोधन की जा सकेंगी, लिखत में जो त्रुटि हो रही है उसको कैसे सुधारा जाएगा, यह धारा 26 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो है धारा 27, विखंडन कब न्यायनिर्णित या ना मंजूर किया जाएगा। अगर संविदा का विखंडन हो गया है तो आप ये, जैसे कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा, जिन संविधाओं का जो संविधाएं सुनकरणी होती हैं उन्हीं को विखंडन किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा कौन सी संविधा, धारा 14, 15, 16, 17, 18 की जो संविधा है, 19 में जो दिया गया है 19 सम्यक असर के संबंध में, या 19 में जो इन संविधाओं के संबंध में, यानी 19 का सब क्लास 1 सब क्लास 2 के संबंध में वो संविधाओं का विनिर्दिष्ट विखंडन किया जा सकता है, सुनकरणी किया जा सकता है। वही धारा 27 भी कह रहा है कि किन संविधाओं को विखंडन किया जा सकता है। तो जो संविधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन धाराओं के तहत हुए हैं तो उन संविधाओं का हम क्या करेंगे, विखंडन करा सकते हैं धारा 27 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वह आता है धारा 34 और 35। धारा 34 क्या कहता है कि घोषणात्मक बाद, डिक्लेरेशन सूट की बात करता है। या घोषणात्मक बाद मेंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोषणात्मक बाद से आप क्या समझते हैं, घोषणात्मक डिक्रियां से आप क्या समझते हैं, और परिणामिक अनुतोष के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है। तो इस पर और इनके प्रभाव क्या होंगे, तो धारा 35 में इसका प्रभाव बताया गया है। और धारा 34 का दो पैरा में देखते हैं, तो जो दूसरा पैरा है वह परिणामिक घोषणा की बात करता है, परिणामिक अनुतोष की बात करता है, और धारा 34 घोषणात्मक बात की बात करता है। घोषणात्मक या कोई अधिकार नहीं देता, बल्कि यह केवल यह बताता है कि यह जो व्यक्ति डिक्लेरेशन सूट ला रहा है उसके संदर्भ में वह घोषणा करता है कि हाँ, यह हकदार है उस कार्य को करने के लिए या वह चीज को प्राप्त करने के लिए वह हकदार है। यह घोषणात्मक सूट के थ्रू वह बाद लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एसआरए का। तो धारा 34 और धारा 35 दोनों इंपॉर्टेंट है। अब धारा जो एसआरए का क्रक्स है मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, वह व्यादेश के संदर्भ में, निवारक अनुतोष के संबंध में, और आपसे पूछ सकता है कि निवारक अनुतोष के संबंध में प्रावधान एसआरए के किस चैप्टर में दिया गया है, तो चैप्टर 7 में दिया गया है। और इसको देख लेंगे कि चैप्टर 7 में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो आप देखें धारा 36 और धारा 37 दो धाराएं हैं। निवारक अनुतोष का मतलब, निवारक अनुतोष का जो है यानी जो इंजेक्शन जारी होगा वह दो तरीके से होता है, एक शाश्वत व्यादेश और एक अस्थायी व्यादेश। तो शाश्वत व्यादेश के संदर्भ में प्रावधान धारा 37 के सब क्लास 1 और धारा 37 का सब क्लास 2 अस्थायी व्यादेश की बात में करता है, टेम्पोररी इंजेक्शन की बात करता है। और आप जान लो कि सीपीसी में भी टेम्पोररी इंजेक्शन का प्रावधान किया गया है, और इसको और एसआरए में शाश्वत व्यादेश के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो शाश्वत व्यादेश के जो रूल होंगे वह एसआरए से गवर्न होंगे, और अस्थायी व्यादेश के संदर्भ में जो प्रक्रिया होगी वह सीपीसी के ऑर्डर 39 में जो दिया गया है, ऑर्डर 39 से गवर्न होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको साथ में पढ़ोगे ऑर्डर 39 में कि व्यादेश, अस्थायी व्यादेश कब जारी होता है, अस्थायी व्यादेश अगर जारी हुआ तो उसके उल्लंघन में क्या परिणाम होगा। तो इसको आप देखोगे ऑर्डर 39 में यह दिया गया। अब अगला जो धारा है कि शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया 38 में दी गई है, 37 में बताया गया है और प्रक्रिया 38 में दी गई है। और अस्थायी व्यादेश के लिए प्रक्रिया मैंने बता दिया कि ऑर्डर 39 में दिया गया है सीपीसी के। तो ये धाराओं को देखोगे। अगला जो इंपॉर्टेंट धारा है वह धारा बताता है 39 की आज्ञापक व्यादेश के संबंध में प्रावधान क्या किया गया है। तो आज्ञापक व्यादेश जो किसी कार्य को करने के लिए आपको आज्ञा दिया जाता है, यानी वह पॉजिटिव, आप जानते हो कि समय के आधार पे और प्रकृति के आधार पे व्यादेश को बांटा गया है। समय के आधार पर आपका अस्थायी व्यादेश और शाश्वत व्यादेश, प्रकृति के आधार पे कौन से काम को करने हैं कौन से काम को नहीं करने हैं, वह धारा 39 बताती है। आज्ञापक व्यादेश और एक होता है निवारक व्यादेश या नकारात्मक व्यादेश की कौन से काम को करने के लिए आपको रोक दिया जाए, और दूसरा आज्ञापक माने कि वह आपको कार्य करने के लिए कहा जाए। तो यह दोनों व्यादेश धारा 39 में दिए गए हैं, यह पूछेगा। दूसरा यह कहा कि धारा 40 कहता है कि व्यादेश के स्थान पर उसके अतिरिक्त नुकसान के लिए धारा 40 में प्रावधान है। और धारा 41 इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि व्यादेश कब नामंजूर कर दिया जाएगा। अगर आपने व्यादेश के लिए आवेदन किया तो न्यायालय कब व्यादेश जारी नहीं करेगा, किन किन मैटरों के लिए व्यादेश जारी नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको देख लोगे कि आप न्यायालय को किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए व्यादेश नहीं मांग सकते, या विधायिका को, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेशन को यह एक्ट बनाओ, यह आप आदेश व्यादेश के द्वारा, या यह एक्ट न बनाओ, ऐसा कोई व्यादेश नहीं जारी करा सकते या उसकी मांग नहीं कर सकते। वही धारा 41 में दिया गया है कि व्यादेश कब नामंजूर कर दिया जाएगा। अगर देखते हैं कि अगर कहा कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे न्यायिक कार्रवाई के अभियोजन के अवरुद्ध करने के लिए न्यायालय को कि न्यायालय वह कार्य न करे, ऐसा व्यादेश नहीं दिया जा सकता।
किसी व्यक्ति को न्यायालय में जो न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, जिसमें व्यादेश शिक्षित है, किसी कार्रवाई को संस्थित करने या अभियोजित करने के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये, या किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। यानी आप कहा कि न्यायालय में या किसी विधायी कार्य को करने वाली संस्था के संबंध में आप व्यादेश नहीं ला सकते कि वह कार्य करो या वह कार्य न करो, तो ऐसे आवेदन को क्या करेगा, कोर्ट खारिज कर देगा। तो इस संबंध में, यानी एसआरए के संबंध में यह कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन थे जो आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको आप इन सेक्शनों को पढ़ोगे और इस अप्रोच से पढ़ोगे कि हमें उन सेक्शन में से कौन कौन सी चीज पढ़नी है और कौन कौन सी चीज छोड़नी है। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।